स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग क्या है? वर्ग जैसे कि 2 का वर्ग हमें निकालना है, तो 2 का वर्ग होता है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 का वर्ग आएगा 4। इसे हम वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं और इसे हम वर्ग की भुजा कहते हैं। तो 3 का वर्ग क्या आएगा? 3 × 3 = 9। तो ये 3 का वर्ग है, इसके हम ये भी बोलते हैं 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 2 का वर्ग। प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक क्या होंगे। अब इकाई अंक हमें पता है, फर्स्ट इकाई अंक होता है, ये दहाई होता है। तो हमें पहले का इकाई अंक लिखना है। तो यहाँ इकाई अंक क्या है? का इकाई अंक 1 है। अब 1 का वर्ग यानी कि 1 को 1 बार गुणा करना है तो 1 आएगा। अतः वर्गों का इकाई अंक क्या है? वर्गों का इकाई अंक 1 है। इसी प्रकार दूसरा है, यहाँ पे 272 का इकाई अंक क्या है? 272 का इकाई अंक 2 है। अतः 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग क्या होगा? 4। तो 272 के इकाई 272 के वर्गों का इकाई अंक 4 है। इसी तरह हम तीसरा करेंगे। तीसरा है 799। तो यही लिखेंगे कि 799 का इकाई अंक 9 है, यानी कि 9 का वर्ग क्या होगा? 81। और 81 में अब हमें इकाई अंक निकालना है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, ठीक है। तो 81 है, जैसे 1 है तो 1 का वर्ग हमने निकाला तो 1 ही आता है और 1 का इकाई अंक भी 1 ही है। 2 का वर्ग 4 है और 4 का इकाई अंक भी 4 ही है। ऐसे ही अब यहाँ पे 9, इसका इकाई अंक 9 है, ये इकाई अंक 9 है। 9 का वर्ग 81 है। अब 81 का इकाई अंक क्या है? 1 है। तो ये वर्गों का इकाई अंक 1 है, ठीक है। इसी तरह हम चौथा क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ। 1 2 3 4। यहाँ इकाई अंक क्या है? इस नंबर का इकाई अंक है 4। अब हम 4 का वर्ग करेंगे 16। अब इसका इकाई अंक क्या है? 6। तो के वर्गों का इकाई अंक 6 है। आगे दिया हुआ है हमारे पास, अच्छा ये 5th है। 4th हमारे पास ये है 3 8 5 3।
यहाँ पे भी इकाई अंक क्या है? 3 है। 3 का वर्ग 9, तो 3853 के वर्गों का इकाई अंक 9 है। हमें वही आगे लिखना है पूरे में। इसके आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th 26387। इसका इकाई अंक क्या है? 7 है। 7 है और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो दो इसका एक वर्गों की इकाई अंक है 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 2 6 9 8। इसमें इकाई अंक क्या है? 8 है। तो 8 का वर्ग है 64 और 64 का इकाई अंक वापस 4 है। तो वापस हम ये लिखेंगे कि 5 2 6 9 8 के वर्गों का इकाई अंक 4 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 998880। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है 0। यही लिखें, इकाई अंक 0 है। 0 का वर्ग 0 होता है, तो इसके वर्गों का इकाई अंक 0 है। ये लाइन हमारे पास सेम आ जाएगी और इस जगह 0 आ जाएगा। 9th हमारे पास क्वेश्चन है 12796। इसका इकाई अंक कितना है? इकाई अंक 6 है। 6 का वर्ग 36। अब इस 36 का इकाई अंक क्या है? 6। तो 12796 के वर्गों का इकाई अंक 6 है। अगला प्रश्न ये है, इसका इकाई अंक क्या है? 5। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। 25 में इकाई अंक 5 है, तो इसके वर्गों का इकाई अंक भी 5 होगा। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याएं हमारे पास दी गई है, वो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पर हमें उसका रीज़न देना है, हमें उसका कारण बताना है। तो वर्ग संख्याओं का गुणधर्म हमें पता है कि जो भी संख्या 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होती है, मतलब जिसके एंड में ये सारी संख्याएं होती है, वो पूर्ण वर्ग होती है। तो पहले दी हुई है 1 0 5 7। अब इसके एंड में इनमें से कोई भी संख्या नहीं है, तो स्पष्ट रूप से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि इस संख्या के अंत में 7 है, अतः गुणधर्म के अनुसार यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही दे रखा है कि 2 3 4 5 3, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसमें भी 0, इसमें भी हमारे पास 0 1 4 5 6 या 9, इन सब में से तो कोई भी आखिर में नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस संख्या के अंत में अंत में 3 है, अतः उपरोक्त गुणधर्म के अनुसार यह
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 7928। तो इसमें भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, सेम लाइन आएगी। फोर्थ नेक्स्ट में है 222 222 222। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इनके भी एंड में इनमें से कोई भी संख्या नहीं है, तो हम सेम ही इसमें कारण लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ये 000। अब हमारे पास इस संख्या के एंड में ज़ीरो तो है, जो हमने गुणधर्म में बताया था कि अगर ज़ीरो होता है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो हम ये लिखेंगे कि इस संख्या के अंत में ज़ीरो है, परंतु अभी ज़ीरो भी सम होना चाहिए। अगर ये सम होगा तभी ये पूर्ण वर्ग होगा। सम का मतलब है कि इसकी संख्या है, इसकी संख्या यहाँ कितनी है, 3 है। तो 3 होता है वो सम नहीं होता है, 3 को हम विषम बोलते हैं। परंतु इसकी संख्या सम नहीं है। पूर्ण वर्ग होने के लिए ज़ीरो की संख्या सम होनी चाहिए। अगर इसे 3 ज़ीरो की जगह अगर ये 2 ज़ीरो होते तो हम इसे पूर्ण वर्ग कहते, और एक भी होता तो भी हम उसे पूर्ण वर्ग नहीं कहते, क्योंकि 1 ज़ीरो यानी कि संख्या 1 भी विषम होती है। तो ये संख्या सम नहीं है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 8 9 7 2 2। इसमें लास्ट में 2 है, मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी तरीके से हम इसका रीज़न देंगे। 7th में 2 2 2 एंड 000। इसमें भी ज़ीरो तो है पर 3 बार है, 3 यानी कि विषम, सम नहीं है। सम होता तो ये पूर्ण वर्ग होता। तो इसी तरीके से हम इसके लिए भी लिखेंगे रीज़न। और 8th क्वेश्चन है हमारे पास 5 0 5 0 5 0। इसमें लास्ट में ज़ीरो है और ज़ीरो एक बार है, यानी कि ये भी सम नहीं है। तो इसमें भी यही आएगा कि इस संख्या के अंत में ज़ीरो है परंतु इसकी संख्या सम नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अगर हमें सम और विषम संख्या जानने में थोड़ी दिक्कत होती है तो हमें पहले उसको भी समझना चाहिए कि विषम संख्या क्या होती है, सम क्या होती है। तो यहाँ हमें विषम वर्ग बताना है, तो पहले तो हमें वर्ग निकालने होंगे। तो 431 में 1 का वर्ग क्या है, 1 है, जो कि विषम संख्या है। दूसरा प्रश्न है 2 8 3 6 में 6 का वर्ग क्या है, 6 का वर्ग है 36। 6 क्या होती है, 6 विषम होती है या सम। तो 6 एक सम होती है, यानी कि 6 विषम नहीं है। तो हम लिखेंगे जो कि विषम संख्या नहीं है। हम वर्ग के भी आखिरी डिजिट को देखेंगे, आखिरी इकाई अंक को देखेंगे वर्ग के। तीसरा प्रश्न हमारे पास है 7 7 7 9 में 7 का वर्ग क्या होगा, 49। अब यहाँ 9 है जो कि क्या है, जो कि विषम संख्या है। और चौथा हमारे पास प्रश्न है ये में 4 का वर्ग क्या होगा, 16। तो 6 क्या है, 6 एक सम संख्या है, तो ये विषम नहीं होगी, जो कि विषम संख्या नहीं है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हमारे पास रिक्त स्थान हमें भरने हैं, जहाँ पे हमें 11 का वर्ग दे रखा है 121, 101 का वर्ग दे रखा है 10201, 1001 का वर्ग दे रखा है 1002001 और हमें 10001 का वर्ग निकालना है, जहाँ हमारे पास रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे 2 बार 1 है, तो यहाँ बीच में 2 मैक्सिमम है, मतलब 2 सबसे बड़ी संख्या यहाँ 2 है। यहाँ पे भी 2 बार 1 है, सबसे बड़ी संख्या 2 है। यहाँ पे भी 2 बार 1 है, तो सबसे बड़ी संख्या 2 है। बीच में 2 ज़ीरो है, तो हम यहाँ पे 2 ज़ीरो रख रहे हैं। हम पैटर्न देख रहे हैं अभी। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो है? 4। तो यहाँ पे 4 और ये 4, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट हमें बताना है कि इसी तरीके से एक इसका वर्ग क्या होगा। तो इसका वर्ग भी क्या होगा? 2 बार है, तो हम बीच में 2 लिख देंगे। ये 1 और ये 1, तो 3 और 3 6। अब इधर से हम यहाँ पे भी हम 6 ज़ीरो लगाएंगे और यहाँ पे भी 6 ज़ीरो लगाएंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें अवलोकन करना है। प्रश्न 5 हमारे पास है कि हमें प्रतिरूप का अवलोकन करना है। तो यहाँ 11 का वर्ग दे रखा है 121, 101 का वर्ग दे रखा है 10201। तो हमें 10101 का वर्ग दे रखा है 102030201। अब यहाँ पे 2 बार 1 है, बीच में 2 है। 2 बार 1 है, बीच में 2 है। 3 बार 1 है, बीच में 3 है। बीच में 3 का मतलब 3 से बड़ी संख्या नहीं है। 3 1 है तो 3 लास्ट, 4 नहीं है इसमें। इसी तरीके से हमें इसका अब लिखना है कि इसका हम क्या लिखेंगे। एक इसका हमें लिखना है, तो यहाँ कितने 1 है? 4 1 है, तो 4 से बड़ी संख्या नहीं होगी। तो 4 के पहले जो आता है हमें वो लिख देने का है। 3 आएगा, 0, 2 आएगा, 1 आएगा। अब वापस से हम ये की यही संख्या पीछे लिखेंगे। 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। ये हमें मिल गया। इसी तरीके से हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ कितना होगा। यहाँ ये हमें बताना था और यहाँ पे हमें ये बताना है। यहाँ पे 1 4 होते थे, तो हम यहाँ 4 हमारी सबसे बड़ी संख्या होती थी, यानी कि 4 1 है तो यहाँ 4 है। अब यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी है? 5। तो यहाँ पे कितने 5 1 होंगे, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ हमें 0 लगा देंगे। ये ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि हमें प्रतिरूप का उपयोग करते हुए ये लुप्त संख्याओं का मान बताना है। तो हम यहाँ पे पैटर्न देखेंगे। हमें पहले इसका मान देखना है। तो हम ये देखते हैं, यहाँ पे क्रमागत चल रही है। देखो 1 के बाद 2 है, यहाँ 2 3 है, 3 4 है, यहाँ 5 6 4 5 है, तो यहाँ 5 और 6 होगा, तो यहाँ पे 6 का वर्ग आएगा। उसके बाद में हमें ये निकालना है। तो हम दूसरा पैटर्न ये देखते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 6 का, फिर 7 का, तो 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, तो यहाँ क्या 20 के बाद 21 आएगा, तो यहाँ पे 20 का वर्ग होगा। ये हमने दूसरा प्रतिरूप देखा। अब हम इन संख्याओं के लिए तीसरा प्रतिरूप देखेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 1 का गुना 2 से करते हैं, तो 1 दूनी 2 आता है, 2 तिया 6 आता है, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 5 छः 30, तो यहाँ क्या आएगा 7, 6 सत्ते 42, तो यहाँ 42 का वर्ग आएगा। और जैसे 30 के बाद 31, वैसे 42 के बाद
यहाँ पे 43 का वर्ग आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल निकालना है। हम नॉर्मली तो जोड़ देते हैं पर हमें इधर जोड़ना नहीं है। तो ये दे रखा है। अब यहाँ देखिए ये सारी विषम संख्या है, 1 3 5 7 9। तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है। तो ऐसा है तो ये 5 का वर्ग होगा 25, यानी कि अगर हम इसे योग करके देखेंगे तो 25 ही आएगा। पर प्रश्न के मुताबिक हमें योग नहीं करना है, योग के बिना हमें इसे योगफल बताना है, तो हमने इस तरीके से बताया है। अगला प्रश्न है, अब देखिए इसमें भी ये सारी विषम संख्या है। ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो हमने लिखा यहाँ 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है और 10 का वर्ग 100 होता है, तो इसका योग 100 निकला। और अगर हम योग करके देखेंगे तो वो 100 ही आएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, ये भी सारी देखिए विषम संख्या ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 विषम संख्या है। तो 12 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग दिया गया है 12। क्रमागत मतलब क्रम से, यानी कि 1 के बाद 3 ही होती है अगली विषम संख्या, 3 के बाद 5 ही होती है, यानी कि क्रम से विषम संख्या दे रखी है, इसे क्रमागत कहते हैं। तो 12 का वर्ग 144 है। ये हमारा प्रश्न हो चुका है। अब प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 दे रखा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए, यानी कि 49 को हमें तोड़ के बताना है विषम संख्याओं में। तो हमें पता है कि 7 का वर्ग 49 होता है, ये पता है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इसे हम 7 विषम संख्याओं के क्रमागत का योग लिख सकते हैं। तो पहली वह 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इन सबको जब जोड़ेंगे तो 49 आएगा। और ये सारी संख्या 7 है, तो 7 क्रमागत संख्याओं का योग 49 आएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 11 विषम संख्याओं को जोड़ने पर 121 आना चाहिए, ये हमें पूछा गया है। तो हमें पता है कि 11 का वर्ग 121 आएगा, इसलिए हम 11 की क्रमागत विषम संख्याओं का योग 121 लिख सकते हैं। और हम जब यहाँ पे 11 क्रमागत विषम संख्याएं लिखेंगे तो उसका योग 121 आएगा। अगला प्रश्न 9 है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होगी? 12 और 13। अब हमें गुणधर्म के अनुसार पता है कि n² और n+1 के वर्ग के बीच में संख्या 2n होती है। तो यहाँ n 12 है और n+1 13 है, यानी कि हमने एक इसे माना और एक इसे माना। अब इसके बीच की संख्या होती है 2n। तो 12 और 13 के बीच में वर्ग की संख्या कितनी होगी? 2 × 12 24। इसी प्रकार 25 और 26, तो n 25 है और n+1 26 है, तो 25 और 26 के बीच में वर्ग की संख्या क्या होगी? 2 × n, तो ये 2 है और n की वैल्यू है 25। फिर 99 और 100 के बीच में हमें वर्ग की संख्या बतानी है। तो n 100 है और n+1 n 99 और n+1 100 है। तो 99 और 100 के बीच की वर्ग की संख्या है 2 × 99, यानी कि 198 होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो देखा आपने। आगे हम इसी तरीके से प्रश्नावली 5.2 भी दिखाएंगे। धन्यवाद।